हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि EVS की क्लास चल रही है, तो आज पढ़ेंगे क्लास 4 की बुक का 5वां चैप्टर। इसके पहले 4 वीडियो आ चुकी हैं। आज 5वां चैप्टर पढ़ेंगे, अनीता की मधुमक्खियाँ। बहुत ही अच्छा लेसन है और इससे कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें बताए गए हैं। तो चलिए उन सभी महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो यहाँ पर अनीता के बारे में लिखा हुआ है, तो अनीता के बारे में जान लेते हैं कि ये कहाँ रहती हैं। तो लिखा है, मेरा नाम अनीता कुशवाहा है। अनीता अपने बारे में बता रही हैं, मैं मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव में रहती हूँ, जो बिहार में है। मेरे घर में माँ, पिताजी और 2 छोटे भाई हैं। मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ और स्कूल के बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं मधुमक्खी पालने का काम करती हूँ। तो इसमें अनीता ने बताया है कि किस तरीके से उन्होंने मधुमक्खी पालन शुरू कर पाया, कैसे उन्होंने अपने पढ़ाई की। बहुत ही मुश्किल था उनके लिए पढ़ाई जारी रख पाना, और उन्होंने संघर्ष करके अपनी पढ़ाई भी पूरी की और मधुमक्खी पालने का कार्य भी किया। तो यही सब इस लेसन में बताया गया है। अब पढ़ लेते हैं जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और महत्वपूर्ण तथ्य लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, क्या है RTE अधिनियम 2009? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 6 से 14 साल के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार देता है। ये आपको याद रखना है। इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी RTE 2009 के लिए, तब उसमें डिटेल में बताऊंगी। अब इस लेसन से जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए चलते हैं जो शॉर्ट नोट्स मैंने बनाए हैं उन पर। तो प्रश्न पूछा जाता है मधुमक्खियों से, और प्रश्न कई बार पूछा गया है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा जा चुका है। तो इसमें वही सब महत्वपूर्ण तथ्य मैंने लिखे हुए हैं जिनसे प्रश्न बनते हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। लिखा है, मधुमक्खियां मिलजुल कर रहती हैं, यानी कि ये समूह में रहती हैं। आपने देखा होगा एक साथ रहती हैं। आगे लिखा है, लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि अनीता बिहार की रहने वाली हैं, मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव की हैं, और बिहार में लीची का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाता है। इसीलिए बिहार के लोग मधुमक्खियां पालने का कार्य करते हैं, क्योंकि लीची के फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। और लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इन सब से प्रश्न पूछा जा चुका है, इसीलिए मैंने इसमें कोई भी ऐसा तथ्य नहीं छोड़ा है जिससे प्रश्न पहले पूछा जा चुका हो। तो मैंने ऐसी कोई भी लाइन नहीं छोड़ी है मधुमक्खी से संबंधित। आगे लिखा है, अक्टूबर से दिसंबर का समय मधुमक्खियों के अंडे देने का समय है, और यही समय मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये कई बार पूछा जा चुका है। प्रश्न पूछा गया है कि मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो आपको याद रखना है अक्टूबर से दिसंबर। ये समय सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि ये समय मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। अब लिखा है, प्रत्येक छत्ते में रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है, यानी मधुमक्खियों के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जिसका कार्य क्या है? अंडे देना। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, ये छत्ते के लिए कुछ खास कार्य नहीं करती, और ये बात आपको याद रखनी है। जब प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें 4 कथन दिए जाते हैं और आपको बताना होता है कि इसमें से कौन से सही है। तो छत्ते में कुछ नर मधुमक्खियां होती हैं, लेकिन ये कुछ खास कार्य नहीं करती हैं। अब लिखा है, छत्ते में बहुत सारी श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं, ये दिन भर काम करती हैं। श्रमिक से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये मधुमक्खियां कार्य करने के लिए हैं,
ये दिन भर कार्य करती हैं। अगर ये कार्य ना करें तो छत्ते में कोई भी कार्य पूरा ना हो। जैसे शहद के लिए फूलों का रस ढूंढना, छत्ता बनाने का काम और बच्चे पालने का काम इन्हीं का होता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होती हैं ये छत्ते के लिए, क्योंकि ये छत्ता बनाने का कार्य भी करती हैं, शहद के लिए फूलों का रस भी ढूंढती हैं और बच्चे पालने का कार्य भी इन्हीं का होता है। अब जब श्रमिक मधुमक्खियां रस ढूंढने के लिए जाती हैं, तो जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह विशेष प्रकार का नृत्य करती है। इससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि उसे रस मिल गया है। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपको याद रखने हैं। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको याद हो जाएंगे, कुछ भी लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये तो मधुमक्खियों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे उनको पढ़ लिया। अब चींटी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य भी पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने चींटियों के भी महत्वपूर्ण तथ्य इसमें लिख लिए हैं। क्या क्या हैं? चींटियां भी समूह में रहती हैं, यानी मिलजुल कर रहती हैं, आपने देखा होगा। सभी चींटियों का काम बटा होता है। जिस प्रकार से मधुमक्खियों के छत्ते में सभी मधुमक्खियों का काम बटा होता है, यानी कि रानी मधुमक्खी अंडे देती है, श्रमिक मधुमक्खियां छत्ते बनाने का कार्य, शहद बनाने का कार्य ये सब करती हैं। इसी प्रकार से चींटियां भी अपना काम बांट लेती हैं। क्या क्या इनका काम होता है? रानी चींटी अंडे देती है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढकर लाती हैं। तो आपको याद रखना है कि अंडे देने का काम रानी चींटी का होता है, सिपाही चींटी बिल का ध्यान रखती हैं और श्रमिक चींटियां भोजन ढूंढकर लाती हैं। अब लिखा है चींटियां हमेशा एक पंक्ति में चलती हैं। आपने देखा होगा घर में या कहीं भी आपने चींटियां देखी होंगी, तो ये हमेशा एक लाइन में चलती हैं, क्योंकि ये चलते समय अपने पीछे फेरोमोन्स नामक रसायन छोड़ती हैं, जिससे उनके पीछे चलने वाली चींटियां उसी रसायन को सूंघकर आगे बढ़ सकें। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चींटियां चलते समय एक रसायन छोड़ती हैं जिसका नाम होता है फेरोमोन्स। ये फेरोमोन्स नाम का रसायन ये छोड़ती चलती हैं पीछे अपने। तो इससे क्या होता है, जो चींटियां उनके पीछे आ रही हैं सूंघकर उसी दिशा में आगे बढ़ जाती हैं। तो चींटियों से संबंधित इतने महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, मैंने आपको बता दिए हैं। अब कुछ और चीजें हैं जो पूछी जा सकती हैं और पूछी भी गई हैं, इसीलिए मैंने उनको भी इसमें लिख लिया है। तो दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। जिस प्रकार से चींटियां और मधुमक्खी समूह में रहती हैं, उसी प्रकार से दीमक और ततैये भी समूह में रहते हैं। चींटी और मधुमक्खियों की डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। आपने देखा होगा चींटी जब काट लेती है तो आपको जलन होती है उस जगह पर, और मधुमक्खी काट लेती है तो बहुत ही ज़्यादा जलन होती है, क्योंकि इन दोनों की ही डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट ये फैक्ट था, इसलिए मैंने इसको इसमें लिखा है। ये आपको याद रखना है कि चींटी और मधुमक्खियों की डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहा जाता है। अब यदि ऑप्शन में फॉर्मिक अम्ल की जगह मेथेनोइक अम्ल हो तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो इस लेसन से इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं जो मैंने इसमें लिख लिए हैं, और इनसे प्रश्न भी पूछे जा चुके हैं, तो आपको ये सब याद रखने हैं। एक दो बार आप वीडियो देखेंगे आपको ये सभी तथ्य याद हो जाएंगे। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं, ये मधुमक्खियाँ फूलों का रस एकत्र कर रही हैं, और इन्हें जब रस मिल जाता है तो ये क्या करती हैं, एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, ताकि दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाए कि उसे रस मिल गया है। इस प्रकार से ये समूह में रहती हैं, तो आपको ये सब भी याद रखना है। चींटियां इस प्रकार से कतार बनाकर चलती हैं, लाइन में चलती हैं, ये भी आपको याद रखना है। और मधुमक्खी और चींटी की डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, और फॉर्मिक अम्ल को ही मेथेनोइक अम्ल कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है।
रानी मधुमक्खियां अंडे देती हैं और उसी प्रकार से रानी चींटी अंडे देती है। श्रमिक मधुमक्खियां बहुत ही अधिक कार्य करती हैं। छत्ते बनाने का कार्य, शहद बनाने का कार्य, बच्चे पालने का कार्य, ये सभी क्या करती हैं? श्रमिक मधुमक्खियां करती हैं। और नर मधुमक्खियां कोई विशेष कार्य नहीं करती हैं और कुछ ही नर मधुमक्खियां छत्ते में होती हैं। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको सभी बता दिए हैं, कोई भी मैंने तथ्य छोड़ा नहीं है। और मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्प पहुंचाएगी यदि आप वीडियो को पूरा देखते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको जितने भी टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ाए हैं उनमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।